यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरा कंप्लीट हो गया था या जस्ट स्टार्ट करना है? सर पॉलिंग स्केल बताएंगे आज। अच्छा, मतलब जस्ट उसका डेफिनेशन लिखवाए थे। यस सर। ठीक है, चलो रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डेफिनेशन में बताया होंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। इट इज ए क्वालिटेटिव मेजर, किसी भी एटम का वो क्वालिटेटिव मेजर है of the ability of an atom in a chemical compound to attract the shared pair of electron towards itself। ठीक है, जैसे मान लो A और B, ये जनरली अप्लाई होता है कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहा है। तो इसमें है क्या, जैसे ए और बी के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना हुआ है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN से डिनोट करें, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए का अगर बी से ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अभी बीच में दिख रहा है, ये क्या करेगा, अगर ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे दिख रहा है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है वहां पर। ठीक है, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं उसको। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये थोड़ा सा किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ए की तरफ। तो ये हो गया, ए के ऊपर स्लाइट आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और बी के ऊपर आ जाएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर गया है। तो इलेक्ट्रॉन अगर दूर गया है तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। तो ए के करीब गया है तो ए के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और बी से दूर गया है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बी पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग डेफिनेशन दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। 3 स्केल है ऑलरेडी हम लोगों के पास। तो एक्चुअली में एक ही स्केल हम लोग फॉलो करते हैं। 3 स्केल में कौन कौन सा पढ़ना है हम लोगों को, बाकी 2 तो ऐसे ही बस हम लोग जानना है एक्चुअली है क्या। मेन जो स्केल हम लोग फॉलो करते हैं वो है पॉलिंग स्केल। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे है इन दिस स्केल electronegativity of any atom is its relative power to attract the shared pair of electron towards itself। ठीक है, तो स्केल के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम का वो रिलेटिव पावर है। रिलेटिव इसलिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे क्योंकि ये एक रेफरेंस एलिमेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन एक रेफरेंस एलिमेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के रेफरेंस में ही दूसरे एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, इसलिए इसको पॉलिंग स्केल को रिलेटिव स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोला जाता है। पॉलिंग स्केल को रिलेटिव स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि टू कैलकुलेट, यहाँ पे एक रेफरेंस एलिमेंट हम लोग लेते हैं। जो रेफरेंस एलिमेंट यहाँ पे होता क्या है, इस केस में हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस लिया गया। तो टू ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल अदर एटम्स sorry, all other atoms, hydrogen atom is taken as reference। ठीक है, हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस एलिमेंट की तरह लिया गया है। हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका हुज
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 2.1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये 2.1 पे रखा है। ठीक है, 2.1 ये एक्चुअली एक फॉर्मूला बताएंगे, उसके थ्रू ये कैलकुलेट किया था। तो ये एक रिलेटिव स्केल है, तो इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव स्केल में हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन करोगे तो दोनों का यूनिट सिमिलर हो जाएगा। यूनिट सिमिलर होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं आता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि सिंस इट इज ए relative scale, it has, therefore it has no units। नो यूनिट्स। तो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में देखो, ये हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वो तुमको याद रखना है। ठीक है, जो फॉर्मूला वो यूज किया था, ये फॉर्मूला ये था, बस लिखा दे रहे हैं, वो एक्चुअली कैलकुलेट करना नहीं है हम लोगों को, वो याद ही रखना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स on Pauling scale is calculated by। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज किया था यहाँ पे। ये एक्चुअली बताए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ये एक्स जैसा सिंबल है जिसको काई बोला जाता है। ठीक है, ये ग्रीक सिंबल है, तो काई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है, तो काई ये भी, ये फॉर्मूला यूज किया था, ये के इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पावर -1/2। ठीक है, और इंटू, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए लिखा दे रहे हैं, ये कैलकुलेट नहीं करना है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बी माइनस बॉन्ड एनर्जी ए और ए, इसमें कुछ कुछ थर्मोडायनेमिक्स वाला टर्म यूज्ड है, बॉन्ड एनर्जी, ये सब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है। ठीक है, तो बस ये जस्ट नोट कर लो इसको, बॉन्ड एनर्जी ए और बी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के थ्रू वो सारे दूसरे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट किया था। यहाँ पे के क्या है, के जो है ये कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, और बीई जो है ये डिनोट कर रहा है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। और ये चूंकि एनर्जी का यूनिट है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया गया। और आगे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई क्यों किए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पावर -1/2 से, ताकि यहाँ पे देखो ये सारा अंडर रूट में एनर्जी का यूनिट है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर स्क्वायर करोगे, रूट लोगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पावर क्या आ जाएगा, 1/2। और यहाँ आगे -1/2 कर दिए ताकि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, मतलब नॉन डायमेंशनलाइज हो जाए, मतलब इसका कोई यूनिट बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेफरेंस हाइड्रोजन के रेफरेंस में कंसिडर कर रहे हैं ना, तो कोई भी यूनिटलेस बनाने के लिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पावर -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पावर -1/2 इज मल्टीप्लाइड टू नॉन डायमेंशनलाइज। ठीक है, नॉन डायमेंशनल करने के लिए, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं नॉन डायमेंशनलाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, उसको नॉन डायमेंशनल बनाने के लिए, मतलब कोई भी यूनिट नहीं रखने के लिए, उसको उससे मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये है पॉलिंग स्केल। अब कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था वो। ठीक है, अब कुछ कुछ कॉमन एलिमेंट्स जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना है। ठीक है, तो कौन कौन सा एलिमेंट है ये लिखा दे रहे हैं हम, बाकी वो प्रैक्टिस के साथ याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
Pauling calculated electronegativity of all other elements by use of the above formula and the values of electronegativity. ठीक है, इस ये जो फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया था, इससे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू आया, ये लाई कर रहा था, लाइज बिटवीन 0.1 to 4.0। तो सबसे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था वो 4.0 था, और तो ये 0.1 से 4.0 के बीच में लाई कर रहा था इसका वैल्यूज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हम कुछ कुछ कॉमन एलिमेंट्स जिसके इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था 4.0, ठीक है, और सबसे लिस्ट जो है वो 0.1 से स्टार्ट हो सकता है और मैक्सिमम 4.0 तक जा सकता है। तो सबसे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, ये है फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, तो इसका ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0। इसके बाद ऑक्सीजन आता है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसका पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग 3.5 है। इसके बाद क्लोरीन है 3.0, नाइट्रोजन का भी ऑलमोस्ट 3.0 ही होता है, ठीक है, तो ये दोनों का ऑलमोस्ट सेम ले लेते हैं। इसके बाद ब्रोमीन है 2.8, ठीक है, सल्फर है 2.6। तो ये सारे कुछ कुछ कॉमन एलिमेंट्स है जिसके याद रखने हैं इलेक्ट्रॉन। कार्बन का होता है 2.5, हाइड्रोजन का तो याद रखोगे 2.1, ठीक है। ये सारे कॉमन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना। ये सारा जो है पॉलिंग स्केल है। सबसे मैक्सिमम जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल का? फ्लोरीन होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। फिर सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? वो ऑक्सीजन है 3.5। उसके बाद फिर बाकी अदर एलिमेंट्स आएंगे। तो इसमें देखोगे जनरलाइज करके हम लोग बोल सकते हैं कि एक्चुअली में जो मेटल होता है, मेटल का देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू लेस होगा, और जो नॉन मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जनरलाइज करके बोल सकते हैं, क्योंकि नॉन मेटल का ही टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। मेटल्स तो जनरली इलेक्ट्रॉन लूज ही करता है, तो इसलिए मेटल्स के केस में देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, और नॉन मेटल्स के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ये पॉलिंग स्केल है। ये मेन जो वैल्यूज हम लोग फॉलो करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो पॉलिंग स्केल वाला वैल्यू ही फॉलो करेंगे, ठीक है। और भी दो स्केल होते हैं बट वो जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए है, उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो बस डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। कोई डाउट यहाँ तक पॉलिंग स्केल में? हेलो, सर। आवाज आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। सर मॉड्यूल में सल्फर का 2.5 दिया हुआ है। हाँ, उसमें देखोगे बहुत सारे बुक्स में कुछ कुछ वैल्यूज का वेरिएशन होता है, ठीक है, मोर और लेस वो उतना ही रहता है। बहुत सारे बुक्स में भी देखोगे, बहुत सारे बुक में कुछ कुछ पॉइंट्स का अंतर हो सकता है, ठीक है। तो उससे एक्चुअल वैल्यू तुमको नहीं पूछा जाएगा, बस वो कंपेयर करने के लिए वो ध्यान रखना। एक्चुअल वैल्यू तुमको कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। बहुत जगह देखोगे नाइट्रोजन का भी 3.0 नहीं होता, 2.8 ही दिया रहता है या फिर 2.9 दिया रहता है, ठीक है। तो वो वैल्यूज पॉइंट्स एक दो पॉइंट से वेरी कर सकता है, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो ध्यान रखना कंपेयर करने के लिए आता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा जाएगा। तो पहला स्केल हो गया, बॉलिंग स्केल है। सेकंड जो स्केल हम लोग फॉलो करेंगे, सेकंड जो है, यह है मोलिकन स्केल।
मोलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इस स्केल के अकॉर्डिंग क्या था, ऑन दिस स्केल electronegativity is simply considered as the average value of ionization energy and electron affinity। तो स्केल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा, या उस एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा उसका एवरेज निकालेंगे, बाय 2 कर देंगे, तो इससे जो वैल्यू आएगा वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है, ये है एब्सोल्यूट स्केल। यहाँ पे कोई रेफरेंस हम लोग नहीं लेते हैं, यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे यूनिटलेस नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो एनर्जी है वो ऊपर आ रहा है, नीचे तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो एनर्जी का यूनिट होगा वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो भी यूनिट होगा वही इसका यूनिट हो जाएगा। तो ये जस्ट डायरेक्टली एवरेज निकाल दिया था, उस एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज वैल्यू निकाल। ठीक है, तो ये मोलिकन के अकॉर्डिंग है। तो ये स्केल हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, मेन हम लोग को पॉलिंग स्केल वाले वैल्यूज ही याद रखने हैं। तो दूसरा स्केल ये था, और इसी में एक और स्केल तुम लोग को बताए थे, कौन सा स्केल था वो याद है? एलरेड-रॉकोव। ऑलरेड-रॉकोव स्केल। ठीक है, तो तीसरा जो है ये ऑलरेड स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इसके इस स्केल के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जस्ट रिलेशन दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये डायरेक्टली जेड इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, या और जो रेडियस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस के स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये रिलेशन दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो भी वैल्यू होगा वो उस एलिमेंट के जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसके रेडियस, तो स्क्वायर ऑफ द रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे, ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, ये क्वेश्चन 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं 1 एंड 2 कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों को कंबाइन करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव और बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था तो कुछ कुछ कांस्टेंट आया था। ठीक है, तो वो कांस्टेंट एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना है हम लोगों को, बस ये ध्यान रखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू ए इंटू कोई कांस्टेंट आया था जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर और प्लस बी। ठीक है, तो ये इसके यहाँ पे ए और बी क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो बस ये रिलेशन ध्यान रखना है कि ऑलरेड-रॉकोव स्केल के अकॉर्डिंग ये कुछ इस टाइप का रिलेशन आया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये दोनों स्केल जस्ट बस ऐसे जानने के लिए ना, मेन जो स्केल फॉलो करेंगे हम लोग वो पॉलिंग स्केल, उसके वैल्यूज को ही याद रखना है। चलो अब देखते हैं हम लोग कि ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन कैसे होता है। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड करेगा। फैक्टर्स तो ऑलरेडी देख ही लिए हम लोग, 2 फैक्टर होता है, एक जेड इफेक्टिव, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन
पीरियोडिक टेबल। तो क्या क्या ट्रेंड आ सकता है? तो पहला ट्रेंड है कि ग्रुप में अगर हम लोग मूव करें, दो ट्रेंड हम लोग देखते हैं इन ग्रुप एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो ये हो गया ग्रुप में जनरल वेरिएशन, अभी देख रहे हैं हम लोग जनरल ट्रेंड। और पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे इन पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रो इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखना। तो ये जनरल ट्रेंड है, इसमें एक्सेप्शन भी मिलेंगे, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इसमें, ज्यादा एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। तो एक्सेप्शंस देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। एक्सेप्शंस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कहाँ कहाँ एक्सेप्शन मिलता है। तो पीरियड में जनरली कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन पीरियड्स नो एक्सेप्शंस आर फाउंड, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस शार्पली, ठीक है। पीरियड में जनरली कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, ठीक है, शार्प इंक्रीज होता है। तो इसलिए इसमें तुमको जनरली कोई एक्सेप्शन देखने नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रुप में कुछ कुछ जगह एक्सेप्शन मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते रहे इन ग्रुप्स some exceptions are found in p block element, ठीक है। ग्रुप में कुछ कुछ एक्सेप्शन देखोगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो पी ब्लॉक वाले ग्रुप में अगर देखोगे तो उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस दिखेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पी ब्लॉक में जनरली देखो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू घटना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ केसेस में देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो बोरोन वाला ग्रुप जो है, ठीक है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, इसके बाद गैलियम है। तो यहाँ पे देखोगे बोरोन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है यह है 2.0 और इसका है 1.5। देखो ये बोरोन से एल्यूमिनियम आए तो डिक्रीज हुआ, अब एल्यूमिनियम से गैलियम भी जाएंगे तो डिक्रीज होना चाहिए था, बट ये डिक्रीज होगा नहीं, ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। 1.5 से ये 1.6 हो जाता है इसका। तो ये एक्चुअली है क्या, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, जबकि नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, घटना चाहिए था, बट बढ़ जाता है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, रीजन। तो ये साइज में भी ये हम लोग एक्सेप्शन देखे थे, ठीक है। तो साइज में जो रीजन बताए थे कि गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें डी ऑर्बिटल आ जाएगा, और डी ऑर्बिटल के शील्डिंग की वजह से क्या होता है, पुअर शील्डिंग की वजह से जो साइज हो जाता है वो कम हो जाता है, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाता है। तो रीजन यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ठीक है। दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ d orbitals
डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पुअर शील्डिंग ड्यू टू डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है, सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाता है। दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इंक्रीजेस द Z इफेक्टिव ऑफ न्यूक्लियस। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है, न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा देता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसमें ग्रुप में फर्दर अगर जाओगे तो फर्दर और भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ सारे ग्रुप का लिख दे रहे हैं, तो जनरली पी ब्लॉक में ही ये एक्सेप्शन देखा जाता है। तो मेनली ये बोरोन वाले ग्रुप में ही देखा गया है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, फिर इंडियम आता है, फिर थैलियम आता है। तो बोरोन का देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये 2.0 है, एल्यूमिनियम का 1.5 है, गैलियम का 1.6 हो गया, बढ़ गया। इंडियम का देखोगे ये और भी बढ़ गया, 1.7 हो गया, ठीक है, और थैलियम का 1.8 हो जाता है। तो ये इसमें देखो, ये इस ग्रुप में ज्यादा वेरिएशन आ रहा है। इस ग्रुप में क्या है कि ये इंक्रीज ही होता चला जा रहा है, जबकि नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिक्रीज होना चाहिए था। तो ये सारा चीज वही पुअर शील्डिंग की वजह से ही एक्सप्लेन होगा। ये ऑलरेडी साइज में भी हम लोग ये एक्सेप्शन देखे थे कि जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तो, और इसमें तो गैलियम में सिर्फ डी ही आ रहा था, लेकिन इंडियम थैलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें डी और एफ दोनों आएगा, तो जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग होता है। और बहुत ही एफ आ जाएगा तो तब तो और भी पुअर शील्डिंग हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव का वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ग्रुप में जो मेनली एक्सेप्शंस मिलेंगे, कुछ कुछ एक्सेप्शंस मिल सकते हैं, जैसे इस पी ब्लॉक वाले ग्रुप में मिल रहा है। ग्रुप नंबर ये कौन सा है, ग्रुप नंबर 13 है, तो इसमें ये एक्सेप्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में शार्पली इंक्रीज हो रहा है। और ग्रुप में जो भी एक्सेप्शन देखने को मिलेगा वो कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही देखने को मिलता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। चलो, तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो सर। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वाला पार्ट, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यूज जो है वो बहुत जगह यूज होता है, तो कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला तो एप्लीकेशन है कि मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए ये इसका वैल्यू का यूज किया जाता है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर। तो जनरली देखा गया है कि जो मेटालिक एलिमेंट होंगे, जो मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी। लेकिन नॉन मेटल्स के केस में ये देखा गया है कि नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, ये हाई होता है। ये जनरलाइज किया गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वैल्यूज के बेसिस पे ये कि जनरली नॉन मेटालिक एलिमेंट जो थे उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर साइड में होता है, और जो मेटल्स होते हैं वो लोअर साइड।
अब इसमें इसका मेनली एप्लीकेशन सब देखोगे केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाएगा। एक्चुअली वहाँ पे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सारा चीज कंपेयर करते हैं। तो बॉन्ड लेंथ का वैल्यू जो है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड होता है। ठीक है, तो वो सारा चीज यहाँ नहीं बता रहे हैं, वो सारा चीज केमिकल बॉन्डिंग जब होगा तो वहाँ पे ही वो बताया जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, जो चीज यहाँ बता सकते हैं वो बता दे रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर। दूसरा हम लोग नेचर ऑफ बॉन्ड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है, बट फिर भी देखो नेचर ऑफ बॉन्ड। तो नेचर ऑफ बॉन्ड में एक्चुअली है क्या कि देखो, जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड में अप्लाई करते हैं, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो प्योरली, ठीक है, 100% कोवेलेंट नहीं होता है। क्योंकि अभी हम लोग देख चुके हैं, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगा तो ये क्या कर लेगा, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो, वो ए और बी के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग था वो पूरा 100% कोवेलेंट नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा बहुत चार्ज डेवलप हो रहा है, और चार्ज का डेवलपमेंट जो है वो आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। ठीक है, जनरली हम लोग चार्ज की बात आयनिक कंपाउंड्स में ही करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड में नहीं करते। बट यहाँ फिर भी चार्ज डेवलप हो रहा है, तो उसी चार्ज डेवलप होने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो है या कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो प्योरली 100% कोवेलेंट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर होता है। तो उसी आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, आयनिक परसेंटेज। तो किसी भी बॉन्ड में कितना आयनिक परसेंटेज होगा, ये फॉर्मूला होता है 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी। तो ये ए और बी के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एक्स ए क्या डिनोट कर रहा है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और एक्स बी क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू पुट करोगे तो वो परसेंटेज आ जाएगा कि कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा उस बॉन्ड में। तो अगर ये देखो, हम लोग जनरलाइज करके बोलते हैं कि अगर इन दोनों का डिफरेंस एक्स ए माइनस एक्स बी ये अगर ग्रेटर देन 2.1 है, तो यहाँ पे देखा गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.1, तो यहाँ पे आयनिक जो परसेंटेज आता है ना, ये ग्रेटर देन 50% आता है। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 2.1 होगा तो इनका परसेंटेज जो कैलकुलेट होता है वो 50% से ज्यादा होता है। तो 50% से ज्यादा हो जाएगा तो इस कंपाउंड को हम लोग बोल देंगे प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। ठीक है, क्योंकि 50% से ज्यादा अगर आयनिक कैरेक्टर है तो वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन ये एक्स ए माइनस एक्स बी, अगर इन दोनों का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये लेस देन अगर 2.1 है, तो इस केस में देखा गया है कि आयनिक परसेंटेज जो है ये लेस देन 50% आता है। तो आयनिक परसेंटेज लेस देन 50%, तो इसको ठीक है, तो ये है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग नेचर ऑफ बॉन्ड भी पता कर सकते हैं कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है और कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, इधर वो प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड है या प्योरली आयनिक कंपाउंड है। तो दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पे हो गया
हेलो हेलो यस हाँ सर। सर, यहीं पे है सब कोई। क्या चीज? आवाज आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। कहाँ तक स्क्रीन कब से गायब हो गया था? गायब कहाँ हुआ है? नहीं नहीं, बीच में स्टॉप हो गया था ना। अभी दिख रहा है स्क्रीन क्या? हाँ सर। एक्चुअली यहाँ पे स्क्रीन फ्रीज हो गया। तुम लोग पूछ रहे क्वेश्चन बनाए हो? तुम लोग क्वेश्चंस बना रहे हो हाँ या नहीं बनाए हो बुकलेट से? हेलो। यस सर। बना है बुकलेट से क्वेश्चंस बना लियो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक? कहाँ तक बनाए हो? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पहले तक ना है। ठीक है, तो मेन यही 4 टॉपिक्स हैं। और भी कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो एक्चुअली है जैसे ये सारा चीज करना है। मतलब डायगोनल रिलेशनशिप होता है, कुछ इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर होता है ऑक्साइड्स का। वो तो छोटा छोटा पार्ट है, वो नेक्स्ट क्लास में। मेन जो 4 है, यही टॉपिक्स 4 हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आराम से आप ट्राई कर सकते हो। एटॉमिक रेडियस हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसे। तो तुम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक कंप्लीट कर लेना बुकलेट से, और एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना है। इस चैप्टर का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक बार रीड करो। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। ये सारे जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स है ना, उसमें एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है। उसको लाइन बाय लाइन रीड करो। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट बुकलेट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना? हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। चलो, तो यहाँ तक करो, फिर तुम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम पहले पूछेंगे। ठीक है, जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पहले वो डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद तो और एक क्लास लगेगा। एक क्लास के बाद, एक या 2 क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा। एक ही क्लास रखते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ कुछ टॉपिक्स ही बचा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम लोगों का। तो क्वेश्चंस तब तक प्रैक्टिस कर लो तुम लोग। ठीक है ना? ठीक क्वेश्चंस है सर। प्रैक्टिस करना बहुत। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू।